हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ एजम्पशंस पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम 5 एजम्पशंस समझेंगे एंड उसके बाद हम एक बार फिर से कोफिशिएंट्स रिवाइज करेंगे, बिकॉज ये जो एजम्पशंस है ये कोफिशिएंट से रिलेट करता है। वो मैं बता दूंगी बाद में, जब मैं कोफिशिएंट्स पे पहुंचूंगी तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे। तो हम पहले एजम्पशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है लिनियरिटी। सो लेट्स अंडरस्टैंड लिनियरिटी मतलब क्या होता है। तो लिनियरिटी बेसिकली वो assumption को रेफर किया जाता है जब एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है दो वेरिएबल्स के बीच में। बेसिकली अगर एक वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं तो उस उतनी ही कांस्टेंट अमाउंट से दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, इसको हम लिनियरिटी बोलते हैं। बेसिकली रिलेशनशिप जो है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है सर्टेन अमाउंट से, तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनल अमाउंट से। ठीक है। जैसे कि एक सिनारियो आप इमेजिन करो, जब हम एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप नंबर ऑफ आवर्स के बीच में, नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड के बीच में और टेस्ट स्कोर्स के बीच में ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अगर लिनियरिटी है इन वेरिएबल्स के बीच में, इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ आवर्स, जैसे नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड इंक्रीज होगा तो टेस्ट स्कोर भी इंक्रीज होगा और जो रिलेशनशिप होगी वो कंसिस्टेंट होगी। बेसिकली एक स्टूडेंट जिसने 2 घंटे पढ़ा उसके 70 मार्क्स आ रहे हैं, और एक स्टूडेंट जिसने 4 घंटे पढ़ा तो उसके 80 मार्क्स आ रहे हैं। तो बेसिकली 2 आवर्स का डिफरेंस और 10 मार्क्स का डिफरेंस, तो बेसिकली कंसिस्टेंट हो रहा है। ठीक है। कंसिस्टेंट चेंज आ रहा है। तो ये हो गई लिनियरिटी। फिर दूसरे पे आते हैं। सॉरी। दूसरा है होमोसिडास्टिसिटी। होमोसिडास्टिसिटी, ओके। ये वो असम्पशन होता है जो कि बताता है कि जो वेरिएबिलिटी है रेसिडुअल्स की, रेसिडुअल्स मतलब जो डिफरेंस है ऑब्जर्व और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में, जो भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो वैल्यू प्रिडिक्ट की गई थी उसके बीच में जो डिफरेंस है, तो जो वेरिएबिलिटी है रेसिडुअल्स की वो कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सारे लेवल्स के क्रॉस। ठीक है। ये जो वेरिएबिलिटी है रेसिडुअल्स की ये कांस्टेंट है सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अक्रॉस। इसका मतलब ये है कि जो स्प्रेड या डिस्पर्जन है रेसिडुअल्स का वो सिमिलर है डिफरेंट वैल्यूज के। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हम कोई भी वैल्यू ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो स्प्रेड या डिस्पर्जन है रेसिडुअल का वो सेम रहेगा। ठीक है, वो सिमिलर रहेगा। इस टर्म का मतलब, इस एजम्पशन का मतलब ये होता है कि जो स्प्रेड या वेरिएबिलिटी है डेटा की वो रफली सेम होती है सारी वैल्यू डिफरेंट लेवल्स के लिए या एक वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए। अगर हम सिंपल टर्म्स में समझना चाहे तो ये बताता है कि जो पॉइंट्स हैं स्कैटर प्लॉट पे, they have a similar amount of scatter or dispersion around the line of best fit। ठीक है। बेसिकली सिमिलर अमाउंट से ही वो स्कैटर हो रहे हैं अराउंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है। चलो हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं जहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेट करनी है रिलेशनशिप नंबर ऑफ इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के बीच में और सैलरी के बीच में। अगर होमोसिडास्टिसिटी है उसका मतलब ये है कि जो वेरिएशन है सैलरी में वो सिमिलर है विदाउट कंसीडरिंग कि वर्क एक्सपीरियंस कितने सालों का है। ठीक है। लाइक एक को 4 साल का एक्सपीरियंस है, एक को 8 साल का एक्सपीरियंस है, बट जब उनकी सैलरी बढ़ रही है तो सेम अमाउंट से बढ़ रही है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये सिंपलर टर्म्स में अगर हम समझें तो ये सजेस्ट करता है कि जो इंडिविजुअल्स है दोनों हाई और लो लेवल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के साथ वो उनकी सैलरी में सेम ही वेरिएशन आएगा। ठीक है। तो ये होती है होमोसिडास्टिसिटी। ठीक है। लाइक होमो मतलब सिमिलर होता है, तो इतना तो आप याद रखना कि होमो मतलब सिमिलर होता है, तो सिमिलर वेरिएशन आएगा। ठीक है। नो मैटर कि दूसरा वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे भी चेंज हो, जिस अमाउंट से वेरिएशन आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में
वो सिमिलर रहेगी सबके लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे अजम्पशन पे, जो कि है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस अज्यूम करता है कि जो ऑब्जर्वेशन या डेटा पॉइंट्स हैं जिनको एनालाइज किया जा रहा है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। बेसिकली इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया कि जो वैल्यूज है एक ऑब्जर्वेशन की, वो दूसरे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू को इन्फ्लुएंस नहीं करती। जो वायलेशन होता है इंडिपेंडेंस का, वो बायस्ड या अनरिलायबल स्टैटिस्टिकल रिजल्ट में लीड कर सकता है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि हर एक डेटा पॉइंट या ऑब्जर्वेशन दूसरे डेटा पॉइंट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। हर ऑब्जर्वेशन सेपरेट है, अनरिलेटेड है। ये जो एजम्पशन है ये हमें अलाउ करता है कि हम अनबायस्ड और रिलायबल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकें। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें एक सर्वे कंडक्ट करना है एग्जामिन करने के लिए रिलेशनशिप लोगों के फेवरेट कलर में और उनके प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बीच में। तो हर इंसान की जो चॉइस है फेवरेट कलर की और जो मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। लाइक नहीं मैटर करता आपका कोई भी फेवरेट कलर हो, आप कोई भी ट्रांसपोर्ट ले सकते हो, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो दूसरे वर्ड्स में एक इंसान का जो फेवरेट कलर है जैसे कि ब्लू, वो अफेक्ट नहीं करेगा दूसरे इंसान की प्रेफरेंस को जो कि कार से ट्रैवल कर रहा है। ओके, सो ये हो गया इंडिपेंडेंस। फिर आ जाता है नॉर्मैलिटी पे। नॉर्मैलिटी का ये जो एजम्पशन है ये बताता है कि जो डेटा या जो वेरिएबल्स जिनको एनालाइज करना है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक सिमेट्रिकल बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि करेक्टराइज्ड होता है स्पेसिफिक मीन से और स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये इम्पॉर्टेंट होता है कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स के लिए, जैसे कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो कि अज्यूम करते हैं नॉर्मैलिटी को डेटा के लिए। नॉर्मैलिटी का मतलब ये होता है कि जो डेटा या वेरिएबल्स हैं वो एक सिमेट्रिकल बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं एक टिपिकल नॉर्मल कर्व की तरह। सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो इसका मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो कंसंट्रेटेड है मीन के अराउंड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डेटा जो है वो मीन के अराउंड कंसंट्रेटेड है, एवरेज के अराउंड कंसंट्रेटेड है। और उसकी वैल्यू टेपर हो रही है टेल्स पे, ठीक है। तो ये ग्राफ हम पी वैल्यू में डिटेल में समझ चुके हैं, तो मैं उतनी डिटेल में यहाँ पे नहीं बताती हूँ। तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड अज्यूम करते हैं कि जो डेटा होता है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो अब हम कंसीडर करते हैं एडल्ट मेल्स की हाइट एक पॉपुलेशन में। अगर जो हाइट है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है तो इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादातर मेन है उनकी हाइट जो होगी वो एवरेज हाइट के आसपास होगी। और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो या तो एक्सट्रीमली टॉल में कंसीडर किया जाता है या एक्सट्रीमली शॉर्ट में। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये एक बेल शेप कर्व में हम इसको रिजेंबल कर सकते हैं। और मीन हाइट जो भी होगी वहां पे मेजोरिटी ऑफ लोग लाई करेंगे, मेजोरिटी ऑफ पीपल, मेजोरिटी ऑफ मेन विल लाई देयर। ओके, और अब लास्ट है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी मतलब क्या होता है? ये बेसिकली वो एजम्पशन होता है जो कि बोलता है कि एक कंसिस्टेंट डायरेक्शन है रिलेशनशिप की दो वेरिएबल्स के बीच में। मतलब कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो जो वैल्यू होगी दूसरे वेरिएबल की वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज होगी। बट जरूरी नहीं है कि एक कांस्टेंट रेट पे हो। डिक्रीज कंसिस्टेंटली होगी पर कांस्टेंट रेट पे हो ना हो वो नहीं पता। मोनोटोनिसिटी में लीनियर रिलेशनशिप की जरूरत नहीं होती, बस एक कंसिस्टेंट ट्रेंड की जरूरत होती है। मोनोटोनिसिटी सजेस्ट करती है कि एक कंसिस्टेंट ट्रेंड या पैटर्न लाई करता है दो वेरिएबल्स के बीच में। अब रिगार्डलेस की स्ट्रेट लाइन आ रही है या नहीं, मतलब कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो जो दूसरा वेरिएबल है वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, भले ही कांस्टेंट रेट पे ना हो। जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल, हमें रिलेशनशिप जाननी है अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट एक्सरसाइजिंग पर वीक और बॉडी वेट में। अगर मोनोटोनिसिटी है तो इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज अगर इंक्रीज हो रही है तो बॉडी वेट कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये पैटर्न सेम रहेगा रिगार्डलेस कि कितना बॉडी वेट लूज हुआ कितनी एक्सरसाइज करके, ठीक है।
वो ग्रेजुअल या स्टीप डिक्लाइन हो सकता है, ठीक है, ग्रेजुअल भी हो सकता है, स्टीप भी हो सकता है, पर जो रिलेशनशिप है वो एक कंसिस्टेंट डायरेक्शन में ही जाएगी। ये नहीं कि आज बढ़ रहा है कल घटेगा, ठीक है, वो डायरेक्शन सेम रहेगी, वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये था मोनोटोनिसिटी। तो हमने 5 assumptions पढ़ लिए: मोनोटोनिसिटी, नॉर्मैलिटी, इंडिपेंडेंस, होमोसिडास्टिसिटी और लिनियरिटी। अब हम एक बार ये पढ़ लेते हैं फिर से, कोफिशिएंट्स पे आ जाते हैं हम वापस, मैं रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। तो पहला हमने पढ़ा था पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसमें क्या होता है, दोनों वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूस होते हैं। जो दो वेरिएबल्स हमने एनालाइज करने हैं दोनों कॉन्टिन्यूस हैं। तो वेरिएबल्स का नेचर क्या है, क्वांटिटीज तो क्वांटिटेटिव का टाइप होता है, तो क्वांटिटेटिव हो गया। डेटा टाइप क्या है इसमें, इंटरवल या रेशियो। एजम्पशंस कुछ भी हो सकता है इसमें, लीनियरिटी भी हो सकती है, मतलब कि बेसिकली एक लीनियर ग्राफ बन जाए। होमोसिडास्टिसिटी भी हो सकती है, इंडिपेंडेंस भी हो सकता है, नॉर्मैलिटी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमें एक लीनियर रिलेशनशिप मेजर करनी है दो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, लिनियरिटी क्या था कि कांस्टेंट अमाउंट से चेंज आ रहा है दोनों वेरिएबल्स में। होमोसिडास्टिसिटी क्या था कि हम कितना भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करें, किसी भी लेवल पे लेके जाएं, पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल को जिस अमाउंट से चेंज होना है वो उसी अमाउंट से चेंज होगा, ठीक है, ये था होमोसिडास्टिसिटी। तो हमने यहाँ पे पढ़ा लिनियरिटी, तो एजम्पशंस कुछ भी हो सकते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट में। लिनियरिटी भी हो सकती है, होमोसिडास्टिसिटी भी हो सकती है, इंडिपेंडेंस भी हो सकता है कोई रिलेशनशिप भी ना हो, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हो, या नॉर्मैलिटी भी हो सकती है, नॉर्मल कर्व भी फॉलो हो सकता है। ऐसे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में जो दोनों वेरिएबल्स होंगे वो रैंक होंगे, ऑर्डिनल नेचर होगा। assumptions क्या हो सकता है, मोनोटोनिसिटी, लाइक जरूरी नहीं है कि लीनियर रिलेशनशिप हो, स्टीप ग्रेजुअल कुछ भी हो सकती है, या इंडिपेंडेंस, ठीक है, मोनोटोनिसिटी या इंडिपेंडेंस, क्योंकि यहाँ पे रैंक हो रही है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे रैंक को हम देख रहे हैं, इसलिए मोनोटोनिसिटी। तो ये मोनोटोनिक रिलेशनशिप मेजर करता है दो रैंक्ड वेरिएबल्स के बीच में। कैंडल में क्या है, अगेन दोनों वेरिएबल्स रैंक्ड होने चाहिए, नेचर ऑर्डिनल, तो इसमें भी सब कुछ सेम रहेगा, मोनोटोनिसिटी और इंडिपेंडेंसी एजम्पशंस रहेंगे। और ये स्ट्रेंथ प्लस डायरेक्शन डिटरमाइन करता है, मेजर करता है मोनोटोनिक रिलेशनशिप की दो रैंक्ड वेरिएबल्स के बीच में। फिर आ जाता है पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट में। इसमें एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होता है, मतलब क्वांटिटेटिव नेचर हो गया एक, और डाइकोटोमस होता है, मतलब क्वालिटेटिव, मतलब बाइनरी, डाइकोटोमस बाइनरी। तो यहाँ पे जो नेचर है वो, लाइक जो डेटा टाइप है वो इंटरवल भी हो सकता है, रेशियो भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है। और इसमें 3 एजम्पशंस हो सकते हैं, लीनियरिटी भी हो सकती है, कांस्टेंट अमाउंट से चेंज होना, होमोसिडास्टिसिटी भी हो सकती है, इंडिपेंडेंस भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो है ये रिलेशनशिप बताता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बीच में और डाइकोटोमस वेरिएबल के बीच में। फिर आता है फाई कोफिशिएंट, जिसमें दोनों वेरिएबल्स डाइकोटोमस होता है, तो नेचर क्या हो गया, बाइनरी, मतलब क्वालिटेटिव। तो डेटा टाइप भी बाइनरी होगा। इसमें हमें एक ही चीज मिलती है जो कि है, एक ही अजम्पशन हमें पता चलता है जो कि है इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये एसोसिएशन बताता है दो डाइकोटोमस वेरिएबल्स के बीच में। फिर है क्रेमर्स 5, इसमें दोनों वेरिएबल्स कैटेगोरिकल है, तो नेचर नॉमिनल भी हो सकता है, ऑर्डिनल भी हो सकता है। इंडिपेंडेंस बताती है, अगेन ये इंडिपेंडेंस शो करता है। बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसमें एक वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होता है, एक डाइकोटोमस होता है, तो नेचर क्वांटिटेटिव भी हो गया, बाइनरी भी हो गया। इसमें चारों एजम्पशंस हो सकते हैं, लीनियर, होमोसिडास्टिसिटी, इंडिपेंडेंस और नॉर्मैलिटी, ठीक है। और लास्ट है टेट्राकोरिक कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसमें दोनों वेरिएबल्स डाइकोटोमस होते हैं, बट उन दोनों में अंडरलाइंग मेजरमेंट लाई कर रहा होता है, तो नेचर बाइनरी हो गया। इसमें इंडिपेंडेंस हो सकता है,
assumption क्या है, independence है. तो I hope this is clear now. एक एक बार मैं ये बता देती हूँ, इसमें जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स हैं वो बस ये बता रहे हैं कि पियर्सन, स्पीयरमैन, कैंडल और पॉइंट बाई सीरियल की जो वैल्यूज है वो -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है. और जो लास्ट पॉइंट है क्रेवर्स 5, ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है. 0 इंडिकेट करता है नो एसोसिएशन, 1 इंडिकेट करता है परफेक्ट एसोसिएशन. I hope this is clear now. These 5 assumptions are clear to you. ये coefficients आपको clear है. I hope अगर आपको ये याद करने में दिक्कत हो रही है तो you will have to keep revising this. वैसे जब हम ये stats में पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और तब हमें questions करते करते ये याद हो जाएगा. But if you want to learn this now का like you know एक कोई एग्जाम है तो यू विल हैव टू लर्न इट. आप बेसिकली एक टेबल बना लो जिसमें आप बस लिखो कि पियर्सन में कौन से 2 वेरिएबल्स होते हैं, स्पीयरमैन में, और हो सके तो एग्जाम्पल याद रख लो, बिकॉज एग्जाम्पल अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा खुद से उस चीज को वर्ड्स में कन्वर्ट करना. बस एग्जाम्पल याद रख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैटेगोरिकल कौन सा है, कॉन्टिगियस कौन सा है वो, क्योंकि हम पहले के वीडियोस में हम वो पढ़ चुके हैं. सो दैट बिकम्स easy for you. So yeah, that's it for today's video. I hope you guys understood this. I will see you all in the next video. Thank you so much for watching.